Hello everyone, this is Shilpi and I welcome you all to my channel. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी मेजर टेकअवेज फ्रॉम एसबीआई क्लर्क मींस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम खत्म हुआ है। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स नाउ। यदि एग्जाम अच्छा हुआ है तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। यदि नहीं भी अच्छा हुआ है देन डोंट वरी, बिकॉज आई पर्सनली फील कि हम जो भी चीज़ लाइफ में करते हैं वो एक लर्निंग स्टेप होता है। आप लोगों को आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, एसबीआई पीओ का एग्जाम होगा और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होगा। इन तीनों ही एग्जाम में आपको डेफिनेटली जो भी चीजें, जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं या जो भी इस पर्टिकुलर पेपर को देने से आपने चीजें सीखी हैं वो जरूर काम आएंगी। सो अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में कि हमारे टेक अवेज क्या रहेंगे और मैं आपसे जीए की बात करूंगी। ओके, सो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो लाइक एनी अदर यूट्यूब चैनल मैं भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे। यदि आपने पेपर दिया है देन आपको पता ही होगा क्या आया है। यदि नहीं दिया है तो एक बार आप क्वेश्चंस देख लो। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी काफी लोगों ने क्वेश्चंस पोस्ट करे हैं तो वहां से भी आप देख सकते हो। शिल्पी कंचन 28 ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जो क्वेश्चंस येलो में दिख रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज सी इन आईसीई, और ये क्वेश्चन आपका था फेम से रिलेटेड, यानी कि जो फेम योजना है सरकार की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसके लिए उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया, ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एलोकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कैटेगरीज बनाई है उसमें स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या उन्होंने क्राइटेरिया सेट करा है, ये हमें लैंड होल्डिंग के टर्म्स में बताना था। फिर एक क्वेश्चन ये था कि मिनिमम वेट कितना होना चाहिए जैवलिन का ओलंपिक्स में, और इसका और इसका आंसर था 800 ग्राम्स। फिर उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, लाइक है यू कैन सी कि मिनरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में इंडिया ने किसके साथ में टाई अप करा है, तो ये अर्जेंटीना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग सभी लोगों ने रटे होंगे आई वुड से, क्योंकि इसमें या इसको आप रटोगे ही, इसमें और कुछ करने का है नहीं। फिर जैसे कि ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन में होगा, तो ये काफी ऐसा क्वेश्चन था जो लोग पेपर नहीं भी दे रहे होंगे उन्हें भी पता होगा, जिनको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया मोहम्मद यूनुस से रिलेटेड। ये बांग्लादेश के हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो अब ये पूछा था इन्होंने क्या किया है, जहां तक मुझे लग रहा है यही पूछा होगा कि नोबेल प्राइज के लिए क्या किया है। तो इनका क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो ओलंपिक लॉरेल अवार्ड है वो इनको दिया गया था। ठीक है, सो इसके लिए इनका क्वेश्चन आ गया। मोहम्मद यूनुस चूंकि न्यूज में थे, तो वो न्यूज में क्यों, मतलब देखिए, किसी एक इंसान को जैसे पायल कपाडिया को एक अवार्ड दे दिया, तो वो उनको पहली बार दिया होगा किसी बड़े आई वुड से बड़े मंच ने, इसलिए उनका वो क्वेश्चन पूछा। यदि पायल कपाड़िया की जगह अमर्त्य सेन को कोई अवार्ड मिलेगा तो हो सकता है वो आपसे ये पूछ लें कि इन्हें नोबेल प्राइज क्यों मिला था। ठीक है, या फिर रघुराम राजन को अगर कोई रिसेंट में अवार्ड मिला तो वो ये पूछ सकते हैं कि रघुराम राजन इंडिया के किस प्रतिष्ठित पद पर पहले भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज समझिए कि कोई एक बड़ा आदमी दोबारा से न्यूज में आया है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये पूछ लें कि वो पहले क्यों न्यूज में था। जैसे कि एक क्वेश्चन कैलाश सत्यार्थी पे भी आया था। तो आप देख रहे होंगे इन यह भी किसी एक एजेंसी के साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, शायद यूएन ने उनको एडवोकेट बनाया है। इसके अलावा भी इनका नाम आता ही रहता है काफी सारी योजनाओं के लिए। ठीक है, काफी सारे आई मीन कोई ना कोई जो इंटरनेशनल एजेंसी होती है वो इनको अपना कुछ कुछ अवार्ड दे देती है, या फिर ये किसी स्कीम में उनके साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, किसी के एम्बेसडर बन जाते हैं। तो अब यहाँ से इनसे ये क्वेश्चन आ गया कि आई गेस कि इनको किस साल में अवार्ड दिया गया था। देखिए वही है कि बड़ी पर्सनालिटी है और उनसे रिलेटेड पहले उन्होंने कौन सा अचीवमेंट हासिल किया, तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। फिर अब जैसे ये एक रोट लर्निंग का क्वेश्चन था कि रेलवे जोन कौन सा बना है जो भी फुली इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। फिर इसके अलावा विक्टर एक्सेलसन का पूछ लिया, तो इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और उसके अलावा भी अगर हम देखें बैडमिंटन में चार पांच ही प्लेयर्स होते हैं। यदि मैं जब बोल्ट भी बनाती हूँ या कोई भी टीचर है वो जो आपको पढ़ाते हैं तो वो बता ही देते होंगे कि ये कौन से देश के हैं, तो ये डेनमार्क के हैं। फिर इसके अलावा 100 मीटर रेस में गोल्ड किसने जीता, तो ये बहुत ही रोट लर्निंग वाले बेसिक क्वेश्चंस थे। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर संदीप बख्शी, ये सभी को पता होगा। द नाइट ऑफ नोइंग नथिंग पायल कपाड़िया, तो भाई ये भी सबको पता होगा, काफी बेसिक क्वेश्चन था। फिर उसके अलावा अगेन रोट लर्निंग का एक क्वेश्चन आ गया, ये मैंने अपने शायद लोन्स वाले वीडियो में कराया था। वैसे भी सभी ने ही करा रखा होगा ये क्वेश्चन
कि IFC ने $250 मिलियन का लोन दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए HDFC बैंक को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया डिग्री ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये बुक अमर्त्य सेन की थी। तो देखिए कुछ जैसे बड़े लोग हो गए, आप समझ लो कौन हो गया बड़ा, एज इन APJ अब्दुल कलाम हो गए। फिर उसके बाद में कुछ हमारे कंट्री के प्रसिद्ध ऑथर्स हो गए, जैसे कि एक जीत थायल है, ठीक है, इनको DCB प्राइज भी मिला है शायद, शायद नहीं मतलब DCB प्राइज मिला है, लेकिन उसको DBS बोलते हैं या DCB, मुझे एकदम कंफ्यूजन हो रही है। इसके अलावा जैसे हो गई अरुंधति रॉय हो गई, ठीक है, किरण देसाई हो गई, फिर इसके अलावा आपके रघुराम राजन हो गए, ठीक है, भले ही इकोनॉमिस्ट हैं बट इनकी काफी बुक्स भी आई हैं। तो इस तरीके के जो बड़े ऑथर्स हो गए, इनकी आपसे स्टैटिक बुक भी पूछ ली जाती है। ये अलग अलग एग्जाम्स में भी देखने को मिला है, जैसे SSC का एग्जाम होता है उसमें भी वो बुक्स वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो जनरली बुक्स आप लोगों की स्टैटिक में आ जाती हैं। ओके, या इंदिरा गांधी ने कोई बुक लिखी, या फिर माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ हो गई गांधी जी की, तो अब ये पता है सबको कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ सबको पता होगी, तो वो इसलिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दे देते हैं। अब इसके अलावा जैसे चीफ स्टैटिस्टिशियन हो गए, तो ये तो आपका रोट लर्निंग का क्वेश्चन है, सभी ने इसका आंसर मेरे हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं उन्होंने कर लिया होगा। अब यहाँ पर ये हम बात करते हैं इसकी, क्या, आपकी LLP की, कि ये अभी एकदम से क्यों पूछ लिया गया क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म। वैसे तो ऑब्वियस ही बात है, हम बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, अगर कोई भी चीज बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड है तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसके अलावा ये भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो यू कैन सी दैट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक अवेज। आप यहाँ से कौन सी चीजें सीख सकते हैं जो आप अगले एग्जाम्स में अपने अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, आप अपनी आंखें और कान खुले रखिए, दुनिया में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप GA पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो सकता है आप थोड़ा बहुत रट के एग्जाम क्लियर कर लो, बट टू बी अ गुड सिटीजन, हो सकता है मैं बहुत ही प्रीची साउंड कर रही हूँ, बट ये सही बात है कि आप लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह जो है, या थोड़ा बहुत टीवी है, टीवी पे भी न्यूज़ आती है, मोबाइल पे न्यूज़ आती है, आप जो अपना टाइम यूट्यूब पर अगर कुछ फालतू वीडियोस देख के खराब कर रहे हो सकता है आपको मेरी वीडियो फालतू लगे, आई डोंट नो, तो उसको ना देखकर आप जो मीनिंगफुल वीडियोस हैं, मीनिंगफुल चैनल्स हैं, उनको सब्सक्राइब करिए और न्यूज़ जानिए। एक होता है करंट अफेयर्स को रटना, वो चीज़ अलग है, और एक होता है न्यूज़ में क्या चल रहा है वो जानना। तो ये जानना किसी भी एक सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ट्रस्ट करिए, एक कोई नॉर्मल सिटीजन जिसको सारी चीज़ें पता है, लाइक हु इज़ अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, वो भी इस पेपर में लगभग 20 क्वेश्चंस जो हैं वो टिक कर लेता। और ये ऐसा नहीं है मैं एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ, वो कर लेता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, जो कि हो सकता है आप अपने करंट अफेयर्स में ना रटो, लेकिन यदि आप अपने आंख कान खुले रखो तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। नाउ इसके अलावा मैं एक चीज बोलूंगी कि देखिए कोई भी टीचर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के टीचर्स हों, वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और वो जो भी पढ़ाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उन पे बेस्ड वो अपने वीडियोस क्रिएट करते हैं या कंटेंट को कंपाइल करते हैं। अब आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ से पढ़े, तो देखिए जैसे अफेयर क्लाउड है, फिर अड्डा है, उसके अलावा ऑलिव बोर्ड है, देन आपका स्टडी IQ है, ये काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मेरे हिसाब से वो टीचर्स अपनी जितनी भी क्षमता है या वो जितना कंपाइल कर सकते हैं वो आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैंने भी जो वीडियोस बनाए हैं, आई ऑल व्हाई वुड आई स्किप समथिंग, मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूंकि हमारा जो बनाने का तरीका होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है, अब आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े डायनेमिक नेचर के आ रहे हैं। और सही बात है, पेपर वाला भी ऐसा तो नहीं करेगा ना कि 2016 में या 15 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 2021 तक पूछते रहेगा, अदरवाइज पेपर में इंटरेस्ट क्या बचेगा, सब कर लेंगे। जैसे कि आप SSC का पेपर देखते हो, उसके जो पेपर होते हैं स्पेशली जो मेंस का, या अगर आप लोगों को पता हो अभी कोई दे रहा हो तो, जो पेपर वो लेते हैं, जिस तरीके के पेपर वो पहले करा रहे थे वही वो अभी करा रहे हैं, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों के 2-200 नंबर आते हैं। आप देखिए कभी SSC का कट ऑफ कितना हाई जाता है, क्योंकि वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस है, उसको रिपीट कर देते हैं। वहीं UPSC का कट ऑफ इतना लो जाता है क्योंकि वो बहुत ही डायनेमिक पेपर बनाते हैं, लाइक जो बंदा बहुत अवेयर होगा वो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, कोई भी अच्छे यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनको आप फॉलो करिए, वो रटने वाले नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी, जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उन चैनल्स को तो करो ही आप, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ चैनल हो गए, उनको भी आप फॉलो करो, वहां से भी देखो। जैसे कि एक शेखर गुप्ता सर का
एक आता है कट द क्लटर करके, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और उसका मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन वो डिस्कस करा था जो हमारे आज के एग्जाम में आया, जो कि जिन्होंने भी करंट अफेयर्स रटे होंगे वो 90% लोग उसको नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। इसके अलावा हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये दो पेपर जो है इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये मुझे टफ लगते हैं। तो आई डोंट नो लोगों को कितना समझ में आएंगे। तो अगर नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, अब बाकी के जो 3 पेपर्स हैं और स्पेशली जो मिंट है ये तो ऑनलाइन भी काफी अच्छा अवेलेबल हो जाता है, तो आप इनको जरूर पढ़ो। आप भले ही अंदर तक किसी भी चीज को ना पढ़ो लेकिन उसका एक जो ग्लैंस है वो जरूर चीजों पे रखो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। आज के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो जिसने शायद सिर्फ एक बार न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में वो चीज़ों को सुना होगा तो वो उसको टिक कर पाएगा, जिसने नहीं सुना होगा वो नहीं कर पाएगा। आगे देख लेते हैं। हर एक इसके अलावा ये पीआईबी है, जो पीआईबी आप नॉर्मली टाइप करोगे सबने सुना ही होगा। इसको आप लोग डेली फॉलो कर सकते हो। डेली आई वुड से 5 से 10 मिनट या 15 मिनट सिर्फ इसको ग्लांस दे लो। पूरा आपको रटना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, एक बार सिर्फ हल्का सा चीज़ों को देख लो कि क्या चल रहा है। ओके, फिर आगे देखते हैं। Field stadium or arena where you are throwing, suppose somebody throws 120 tomorrow, 110 tomorrow, if this thing coming down hits somebody, that person is see you later, gone, right? Because it's a spear coming down at a great momentum because it goes up, it has a certain weight, it's 800 grams and it's coming down like this, it will kill a person, no chance, or maybe injure a person very badly. So they had to do some ओके, सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यदि आप बेसिक सा न्यूज़ चैनल भी देख रहे होगे, टीवी भी देख रहे होगे, तब भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि whether you are sleeping, whether you are going to sleep, whether you are brushing your teeth, whether you are eating your food, आप इस तरीके की चीज़ें देखिए। कॉमेडी वीडियोस कुछ टाइम के लिए नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन जो इस तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं जिनसे हमें कुछ मिल सकता है, आप उनको ज़रूर देखो। ओके, सो अब हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो क्वेश्चंस आज के पेपर में मैंने देखे हैं और जो आपको शायद दूसरे सोर्सेज में ना मिले। बिकॉज देखिए, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड बट नॉट एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी कवर्ड बाय वेरियस प्लेटफॉर्म्स, राइट? क्योंकि वो आप लोगों को पूरा ही अगर न्यूज़ रख के दे देंगे, जैसे कि जो बड़े बड़े पीडीएफ्स बना के दे देंगे, तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। आप कहोगे फिर तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ लेता हूँ, तो उनकी भी आप मजबूरी को समझिए। अब यहाँ देखते हैं, ये पीआईबी है और ये है जो मैं न्यूज़ आपसे शेयर कर रही हूँ 12 अगस्त की, ठीक है? यहाँ पे मैंने सर्च में डाला है इसमें एलएलपी डालने पर आई कैन गेट दिस। सो 12 अगस्त को एक अमेंडमेंट आया था। अब चूंकि हमारे यहाँ पे इतना हल्ला होता रहता है कि अमेंडमेंट चुपके से पास हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल, और यहीं से आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया। सो आप ये भी नहीं कह सकते कि करंट का क्वेश्चन नहीं था, स्टैटिक का क्वेश्चन था, क्योंकि यार उसमें करंट में ही अमेंडमेंट हुआ है। सिमिलरली DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसमें भी अभी तुरंत में ही एक बिल पास करा गया है और अमेंडमेंट किया है। अब इसके बाद एक हमसे क्वेश्चन पूछा था कि ICE का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर ICE में C क्या होता है, और वो रिलेटेड था आपका फेम स्कीम से। सो फेम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको ये तो पता ही होगा कि अभी क्लीन एनर्जी के जितने भी स्रोत हो सकते हैं उनके यूसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब ये स्कीम क्यों न्यूज़ में थी? 25 जून को ही एक आर्टिकल है लाइव मिंट का, तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये खत्म होने वाली थी 2022 में, लेकिन अब इसको 2 साल से एक्सटेंड कर दिया है और अब ये 2024 तक चलेगी, ठीक है? सिर्फ मैंने फेम पीआईबी करके सर्च करा एंड आई गॉट दिस आर्टिकल, जिसमें ये बताया है बेसिकली ICE मैंने सर्च करा और आप देख सकते हो कितना सारा उसमें आ गया। द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज हायर देन इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल। सो ICE क्या है? इंटरनल कंबस्शन इंजन। सो बेसिकली अगर आप सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू कर लेते, किसको? ये पर्टिकुलर पीआईबी को, तो आप इसका आंसर कर पाते। और ये 2 अगस्त का न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा रीसेंट है, 1 महीने पुराना न्यूज़ है। तो उसमें यही कहा गया है कि अब जो इस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं और बेसिकली ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा करंट अफेयर या दूसरा क्वेश्चन हमारे आज के पेपर का। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। आई डोंट नो, मतलब जो मैंने कंपाइलेशन वीडियोस बनाए थे उसमें ये नहीं था, और हो सकता है कहीं पे आपको मिला हो, बट यहाँ पे पहली ही लाइन में दिया है, 6 अगस्त का है ये। अंडर दिस स्कीम
फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ 1 लाख करोड़ इज टू बी डिसबर्स्ड बाय बैंक्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एज लोन टू दी एलिजिबल बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमारा मिल गया। फिर उसके बाद अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर। तो आपने बैंकिंग का जब हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं तो हम श्योर आपने ये पढ़ा होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा है, एमएसएमईज को कितना देना है, किसको कितना % देना है। और उसके बाद ये भी पढ़ा होगा कि स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, मीडियम। और वैसे भी आप देख रहे हो फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो है इंडिया में पिछले 1-1.25 साल से चल रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता था और ये बेसिक भी है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, अभी तो खैर सारे ही फार्मर्स के लिए कर दिए, पर पहले इसमें भी कुछ एक सीलिंग थी कि हम इन फार्मर्स को देंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 1 हेक्टेयर ये होते हैं मार्जिनल फार्मर्स, और 1 to 2 हेक्टेयर वाले होते हैं स्मॉल फार्मर। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से है। उसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, तो इनका नाम तो इसलिए आया क्योंकि इनको अभी ओलंपिक लॉरेल अवार्ड दिया गया और ये सेकंड रेसिपिएंट बने इस ऑनर को प्राप्त करने वाले। तो उन्होंने ये पूछ लिया कि इनको जब नोबेल प्राइज मिला था तो किस चीज़ के लिए मिला था। ओके, फिर उसके बाद में अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो वो क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था कि आपसे वो स्टैटिक पूछ रहे हैं। बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और क्यों ना रहे क्योंकि इंडिया ने ही इसको शुरू करा है और इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। और ये थोड़े थोड़े दिनों में हम पढ़ते भी रहते हैं कि कौन सी कंट्री ने इसको रेटिफाई कर दिया। तो ये 11 सितंबर का न्यूज़ है। ऑल्दो ये लगातार न्यूज़ में रहता है, आप अगर डेली नहीं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको उसमें हर महीने इसका कुछ ना कुछ मिलेगा। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन से कंट्रीज़ हैं, तो आप यहाँ देखिए पहले सिर्फ इसमें 101 कंट्रीज़ को रखा था, पर अब बढ़ा दिया है। इसमें बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज़ लाई करती हैं, सन बेल्ट में जो कंट्रीज़ लाई करती हैं, वो इसका मेंबर थी। लेकिन अब इसका यहाँ पे देखिए लिखा है बट द अलायंस इज स्टार्टिंग टू लुक बियॉन्ड दी ट्रॉपिक्स। तो अब जो ट्रॉपिक्स के बीच में जो कंट्रीज़ नहीं है उनके बियॉन्ड में भी वो कंट्रीज़ को ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली भी अर्थ देखो, ट्रॉपिक और इक्वेटर वगैरह देखो, तो आप अर्थ का अगर आप नॉर्मली यही देख लीजिए, ये देखिए ये आपका एक जो फिगर आ गया है ये पूरी अर्थ हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में पड़ता है इक्वेटर। अभी जो कंट्रीज थी जो इस रीजन में लाई करती हैं, आप देखो इंडिया भी यहीं लाई करता है, तो वो इसका पार्ट थी। ये चूंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैप है इसलिए आप नहीं समझ पा रहे होगे, ऐसे देख लीजिए। लेकिन इसके अलावा जो आर्कटिक सर्कल हो गया, एंटार्क्टिक सर्कल हो गया, अब यहाँ पर इस रीजन में कैसे दिखाऊं मैं इसको, इस रीजन में भी जो कंट्रीज हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका करंट का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा वो बियॉन्ड चले गए। बट आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने स्टैटिक पूछ लिया क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। ओके, हो सकता है जो भी पीडीएफ्स आपने पढ़े होंगे या जो मैंने तो खैर बहुत ही कम वीडियोस बनाए, लेकिन कहीं से भी आपने पढ़ा होगा उन्होंने ये चीज़ नहीं कवर करी हो क्योंकि उन्होंने भी ध्यान ना दिया हो कि ये पूछा जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। DICGC तो है ही, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, इसके अलावा ई रूपी के बारे में भी काफ़ी सारी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो हो सकता है बाकी पीडीएफ्स में ना कवर करी गई हो और आपने भी सिर्फ एक वर्ड में पढ़ लिया हो कि हाँ चलो ई रूपी लॉन्च करा है, लेकिन इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ये भी अगेन PIB से ही मैंने लिया है। तो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएं, थोड़ी सी आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन वन सोर्स और दी अदर और ब्लेम वन टीचर और दी अदर कि उन्होंने नहीं पढ़ाया। अब इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर पेपर इतना आउट ऑफ द बॉक्स आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। यदि कोई नहीं कर पाता है तो जिसने 1-2 ज़्यादा कर लिया वो इवेंचुअली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इसकी पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी ये होती है कि आप लोग सिर्फ एक रट्टू तोता ना बनकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुद से पढ़ने की कोशिश करो, और बाकी आप कोई सोर्स पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन PIB को आप लोग ज़रूर फॉलो करो। ठीक है, ये मेरी आपसे लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ आपको इनसाइट्स इस वीडियो से मिली होंगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।